नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं एमबी नेटवर्क। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जरूरी खबर के साथ। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक मंदिरों में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से गूंजते महाराष्ट्र के मंदिरों में तो इस पर्व की अलग अलग ही रौनक देखी जा रही है। आज से शुरू हो रहा है ये पर्व आगामी 28 सितंबर तक मनाया जाएगा। देश भर में गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। जगह जगह गणेश जी की भव्य मूर्तियां नजर आ रही है। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की धूम देश भर में देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें जहां गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से मंदिर गूंज रहे हैं, सड़कों पर भी गणपति बप्पा की यात्रा देखने को मिल रही है। मंदिरों में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। 28 सितंबर तक ये गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की धूम आज पूरे देश में देखने को मिल रही है। मंदिर में श्रद्धालु जो है वो गणेश जी के दर्शन के लिए उमड़ पड़े हैं। भारी संख्या में मंदिरों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और ऐसे में गणेश चतुर्थी पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। गणेश चतुर्थी का पर्व 28 सितंबर तक मनाया जाएगा और इसी के चलते आज देश भर में गणेश चतुर्थी का हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो आज गणेश चतुर्थी को लेकर इस त्योहार की विशेषता आज ये है कि इस दिन लोग अपने घरों और ऑफिस में गणेश जी के स्वागत के लिए पंडाल लगाते हैं। भगवान श्री गणेश जी की मूर्तियों की स्थापना करते हैं। 10 दिवसीय उत्सव का समापन गणेश विसर्जन के साथ होता है और अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। हर तरफ सिर्फ गणेश चतुर्थी की धूम देखने को मिल रही है। देश भर में लोग हर्षोल्लास के साथ गणेश चतुर्थी मना रहे हैं और इसी के चलते 28 सितंबर तक ये पर्व मनाया जाएगा। 10 दिनों तक चलने वाला गणेशोत्सव इस साल 19 सितंबर को मना रहा है पूरा देश। इस दौरान भक्त अपने घरों में गणपति की स्थापना करते हैं और 10वें दिन धूमधाम के साथ उनका विसर्जन किया जाता है। अगर हिंदी पंचांग की बात की जाए तो हर साल भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का आगाज होता है और 28 सितंबर तक यानी 10 दिन तक ये पर्व चलता है। इसके चलते 10वें दिन मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। आज जगह जगह देश भर में अपने घर में मूर्ति स्थापना की जाएगी गणेश चतुर्थी पर और इसी को लेकर गणेश के जगह जगह पंडाल बनाए जाते हैं। लोग अपने घरों में गणेश जी की स्थापना करते हैं। कुछ लोग 10 दिनों के लिए गणपति को अपने घर लाते हैं तो कुछ लोग 3, 5 या 7 दिनों के लिए भी गणपति को स्थापित करते हैं। इसके बाद 10वें दिन पूरे विधि विधान के साथ उनका विसर्जन किया जाता है। तो आज देश भर में लोग हर्षोल्लास के साथ गणेश चतुर्थी मना रहे हैं। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। श्रद्धालु कतारों में खड़े हैं गणेश जी के दर्शन करने के लिए। सड़कों पर भी अगर देखा जाए तो गणेश जी की मूर्ति को लेकर, भव्य मूर्ति को लेकर यात्राएं निकाली जा रही हैं। तो इसी के साथ पूरे देश में ये कामना की जाती है कि वो अगले साल फिर से नई खुशियों के साथ पधारें हर घर में। और इस साल गणेश चतुर्थी का पर्व आज से शुरू हो गया है। 28 सितंबर को इसका समापन होगा, लेकिन पूरे देश भर में इतनी धूमधाम के साथ आखिर गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है ये भी हम आपको बता देते हैं। आखिर क्यों गणेश जी की स्थापना की जाती है और फिर उनका विसर्जन किया जाता है। गणेश चतुर्थी का त्योहार पूरे देश में बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और उसके पीछे एक मुख्य वजह छिपी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था और इसीलिए इस दिन को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। भगवान गणेश के जन्मोत्सव के दिन लोग उन्हें अपने घर लेकर आते हैं और 10वें दिन उनकी मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। विधि विधान के साथ उनकी पूजा की जाती है 10 दिनों के भीतर और इसी के साथ साथ देश भर में लोग गणेश चतुर्थी मना रहे हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मना रहे हैं। इसकी धूम भी देखने को मिल रही है। गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से मंदिर गूंज रहे हैं और इसी के साथ 28 सितंबर को गणपति बप्पा की मूर्ति का विसर्जन भी किया जाएगा। तो
तो वहीं सरकार की ओर से बुलाए गए संसद के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। बता दें कि आज पुराने संसद भवन में फोटो सेशन के बाद पीएम मोदी लोकतंत्र के नए मंदिर में प्रवेश करेंगे। फिर सुबह 11 बजे सेंट्रल हॉल में एक समारोह होगा। उसके बाद हम नई संसद में प्रवेश करेंगे। इस दौरान उनके हाथ में संविधान की कॉपी होगी, जिसे वो पुराने संसद भवन से लेकर नए संसद भवन तक पैदल जाएंगे। संसद सत्र की आगामी सभी बैठकें अब नए संसद भवन में होंगी। कल पुरानी संसद में आखिरी सत्र विशेष सत्र का आखिरी दिन था और प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 50 मिनट तक भाषण दिया था अपना, और सभी 75 साल का जो सफर था, जितने भी नेता थे, बड़े बड़े प्रधानमंत्री थे, उनके बारे में उनको याद किया गया। और आज संसद के विशेष सत्र का दूसरा दिन है, जो कि नए संसद भवन में आज शुरू होगा। सेंट्रल हॉल में समारोह का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी आज समारोह का आयोजन करेंगे। लोकतंत्र के नए मंदिर में आज का सत्र, दूसरे दिन का विशेष सत्र, दूसरा दिन आज शुरू होने जा रहा है। और आज कई बिल भी पेश हो सकते हैं। इसके लिए जब बैठक हुई, इसमें कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं। सरकार की केंद्रीय दल की जो मीटिंग हुई, उसमें कई बड़े फैसले जो आज नए संसद भवन में देखने को मिल सकते हैं। इसमें महिला आरक्षण बिल खास है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इसी को लेकर आज ये बिल पास भी हो सकता है नए संसद भवन में, क्योंकि आज विशेष सत्र का दूसरा दिन है। 5 दिन तक ये केवल विशेष सत्र चलेगा और इसी में सरकार को जो फैसले हैं वो लेने हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा था कि विशेष सत्र छोटा भले है, लेकिन जो फैसले हैं इसमें बड़े लिए जा सकते हैं। तो कई बड़े फैसले विशेष सत्र के दौरान इन 5 दिनों में लिए जा सकते हैं, जो कि जनता और सभी की भलाई के लिए होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने पुराने संसद में अपने 50 मिनट के भाषण में भी ये कहा था कि ये सत्र बेशक छोटा है, लेकिन इसमें फैसले जो है वो बड़े लिए जा सकते हैं। संसद के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है और ये दूसरे दिन की शुरुआत नए संसद भवन से की जाएगी। सेंट्रल हॉल में इसका आयोजन होगा। लोकतंत्र के नए मंदिर में आज सत्र शुरू होगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इसरो की ओर से लॉन्च किया गया मिशन आदित्य L1 अपनी सफलता की ओर करीब पहुंच गया है। इस मिशन ने 5वीं बार सफलतापूर्वक अपनी कक्षा को बदल लिया है। इसके साथ ही आदित्य L1 ने हमेशा के लिए धरती छोड़कर सूर्य पृथ्वी L1 पॉइंट की ओर बढ़ गया है। इससे पहले इसने 3 सितंबर, 5 सितंबर, 10 सितंबर और 15 सितंबर को कक्षा बदली है। तो वहीं संसद के विशेष सत्र में पीएम मोदी ने लोकसभा को संबोधित करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियों को सदन के सामने रखा। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ अपनी सरकार की उपलब्धियां उन्हें बताई, बल्कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और नरसिम्हा राव की सरकार तक के जरिए उठाए गए कदमों की तारीफ भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने जवाहरलाल नेहरू की सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि पंडित नेहरू की जो प्रारंभिक मंत्रिपरिषद थी, उसमें कई प्रमुख लोग शामिल थे। उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर की तारीफ करते हुए कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने दुनिया की सबसे बेहतरीन नीतियों को भारत में लाने पर जोर दिया। फैक्ट्री कानूनों में अंतर्राष्ट्रीय सुझावों को लागू करने की वकालत की गई। इसका परिणाम देश को आज तक मिल रहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने नेहरू जी की सरकार में वाटर पॉलिसी दी। अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने दशकों से ढेरों जो मुद्दे थे उनका समाधान खोजा और आज भी सरकार आगे समाधान खोजती रहेगी। सबका साथ, सबका विकास का मंत्र, अनेक ऐतिहासिक निर्णय, दशकों से लंबित विषय, उनका स्थायी समाधान भी इसी सदन में हुआ। आर्टिकल 370 ये सदन हमेशा हमेशा गर्व के साथ कहेगा कि सदन के कारण वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी का निर्णय भी इसी सदन ने किया। वन रैंक वन पेंशन, ओआरओपी, ये भी इसी सदन ने देखा। गरीबों के लिए 10% आरक्षण कोई विवाद के बिना पहली बार इस देश में करने में सफल लगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र का ये सदन
आतंकी हमला हुआ, पूरे विश्व में यह आतंकी हमला एक इमारत पर नहीं था, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी एक प्रकार से हमारी जीवात्मा पर यह हमला था। ये देश उस घटना को कभी भूल नहीं सकता है, लेकिन आतंकियों से लड़ते लड़ते सदन को बचाने के लिए और हर सदस्य को बचाने के लिए जिन्होंने अपने सीने पर गोलियां झेली, आज मैं उनको भी नमन करता हूं। हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी रक्षा की है। आदरणीय। तो वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उनकी योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाया। सनातन धर्म का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने सोनिया और राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। शिवराज चौहान ने कहा कि कांग्रेस पर उन्होंने तीखा हमला किया और कहा कि कांग्रेस ने हमारी सारी योजनाएं बंद कर दी और सनातन धर्म का अपमान किया। ये इंडिया गठबंधन कहता है सनातन धर्म को खत्म कर दो। कांग्रेस को इस पर जवाब देना होगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह इस पर बोले। का अपमान किया सनातन, ये इंडी गठबंधन ये कहता है सनातन को खत्म कर दो। कौन सनातन को खत्म करेगा? सनातन का ना आदि है ना अंत ही अनंत है, हमेशा चलने वाला है। डेंगू कह रहे, मलेरिया कह रहे, जो मन में आएगा वो कहोगे। ये सहन नहीं करेगा ना तो भारत और ना मध्य प्रदेश। कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। मैडम सोनिया गांधी बोलो, राहुल गांधी बोलो, कमलनाथ जी बोलो, दिग्विजय जी बोलो। क्यों बोलती बंद है? या तो उनको गठबंधन के बाहर निकालो या तुम भी सनातन धर्म का अपमान करने वालों का साथ देके पूरे देश को अपमानित कर रहे हो। जनता इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पर चुनाव के समय जनता से झूठे वादे करने का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मैं सिर्फ कांग्रेस के नेताओं से इतना ही पूछना चाहता हूं कि जिस प्रदेश में उन्होंने गारंटियां दी वो एक भी गारंटी पूरी की। वो सिर्फ झूठ बोलते हैं, चुनावी वादे करते हैं, वोट लेने की राजनीति करते हैं, लेकिन बाद में वादे भूल जाते हैं। कांग्रेस के नेताओं से इतना ही पूछना चाहता हूं, जिस प्रदेश में कांग्रेस ने गारंटी दी वहां एक भी गारंटी वो पूरी कर पाए क्या? एक भी गारंटी वो पूरी नहीं कर पाए। ये तो केवल झूठ बोलते, चुनावी वादे करते, वोट लेने की राजनीति करते, लेकिन बाद में वादे भूल जाते हैं। ये लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में लोगों के जीवन में बदलाव किया है और ये बदलाव दिखाई पड़ता है। देश आगे बढ़ रहा है, ये लोग देख रहे हैं और भारत की जनता ये मोदी। तो वहीं सांसद और रामविलास गुट की लोक शक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान के सीएम नीतीश कुमार पर तीखे हमले जारी किए। उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार चुनाव से डरते हैं, लेकिन उनका डर स्वाभाविक है। उन्होंने व्यक्तिगत चुनाव 2 दशकों से नहीं लड़ा। पिछली बार जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तब वो 1 सीट हार गए थे। उसके बाद चुनाव लड़कर न वो लोकसभा आए और न ही विधानसभा गए। सीट वो हार गए थे, तो चुनाव से मेरे इतना डरते क्यों हैं? उनके दिमाग में दिन रात सिर्फ चुनाव चुनाव चुनाव, कब होंगे, नहीं होंगे, पहले होंगे, बाद में होंगे। भैया जब होंगे चुनाव आयोग बताएगा, आप कीजिएगा ना तैयारी। पर उनका डर भी स्वाभाविक है। जिन मुख्यमंत्री ने स्वयं व्यक्तिगत चुनाव लगभग पिछले 2 दशकों से नहीं लड़ा, मेरी पीढ़ी को तो कम से कम नहीं याद कि मेरे मुख्यमंत्री ने आखिरी बार चुनाव कब लड़ा था, और जो उनका आखिरी अनुभव था उसमें भी संभवतः अगर मेरी याददाश्त सही है तो 1 सीट वो हार गए थे। तो उस बात का डर है और उसके बाद से उन्होंने कभी भी चुनावी राजनीति का वो हिस्सा नहीं रहे। इलेक्शन लड़कर ना कभी वो लोकसभा आए, ना कभी वो विधानसभा में गए। एमएलसी के माध्यम से वो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी वो निभाते रहे। तो उनका ये डर
चुनाव को लेकर स्वाभाविक है, बट चुनाव जब हो, समय पर हो, समय से पहले हो, राजनीतिक दल मुझे लगता है हम हर परिस्थिति के लिए तैयार रहते हैं। चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को अहम निर्देश देते हुए कहा कि वो अगले हफ्ते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सहयोगी विधायकों की अयोग्यता से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करें, साथ ही मामले के निपटारे के लिए समय सीमा तय करें। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अयोग्यता का मामला अनिश्चित काल तक लंबित नहीं रह सकता। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे सपने में भगवान राम आए और उन्होंने कहा कि लोग हमें बाजार में बेच रहे हैं, तो मुझे बाजार में बिकने से बचा लो। हमको भगवान जी राम की सपना दी, हमको बोले देखो चंद्रशेखर हमको लोग बेच रहा है बाजार में, तो बाजार से बिकने से हमको बचा लो। और इसलिए हम कभी कभी बीच बीच में एक सत्य लाते हैं साहब, मैं सही बात बोलते हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर के अहंकारी रावण वाले बयान पर पलटवार करते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी नेताओं पर जाति आधारित टिप्पणी करने का आरोप लगाया। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए कहा कि राठौर इन दिनों बौखलाहट में जाति आधारित टिप्पणी करते हैं। रावण भी विद्वान था और ब्राह्मण था, इसका मतलब ये है कि ब्राह्मण जाति पर टिप्पणी कर रहे हैं। ये कभी ओबीसी नेताओं पर टिप्पणी करते हैं तो कभी किसी दूसरी जाति को टारगेट करते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जन संवाद कार्यक्रम पर आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग टांडा ने निशाना साधते हुए जन संवाद कार्यक्रम को जन विवाद कार्यक्रम बताया। आप नेता अनुराग टांडा ने सरकार पर समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि जन संवाद कार्यक्रम में आशा वर्कर्स को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, किसानों को जन संवाद से पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए और कहा कि आज राज्य का हर वर्ग पीड़ित है। हरियाणा प्रदेश आज हड़ताल प्रदेश बन चुका है। अम्बेडकर नगर में पुलिस और छात्रा का दुपट्टा खींचने के आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद तीनों आरोपी गोली लगने के बाद घायल हो गए। उसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करके अस्पताल में भर्ती कराया। मुठभेड़ उस समय हुई जब पुलिस तीनों आरोपियों को मेडिकल के लिए ले जा रही थी। उसी समय तीनों आरोपी पुलिसकर्मी की राइफल छीनकर भागने की कोशिश करने लगे। जवाबी फायरिंग में तीनों आरोपी गोली लगने से घायल हो गए। तो अम्बेडकर नगर का ये मामला जहां पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में तीनों आरोपी घायल हो गए। बता दें कि जो पुलिस है वो आरोपियों को जेल लेकर पहुंच रही थी। उसी बीच आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। उनकी जो गन थी वो छीन कर भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने भी आरोपियों पर हमला किया। तो ये पूरा मामला अम्बेडकर का है, जहां पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस तीनों आरोपियों को लेकर अस्पताल पहुंची। ये तीनों आरोपी मुठभेड़ में घायल हुए थे। ये घटना उस वक्त की है जब ये पुलिस तीनों आरोपियों को लेकर जा रही थी और इसी बीच आरोपियों ने पुलिस की बंदूक छुड़ाकर भागने की कोशिश की और इसे लेकर तीनों आरोपियों पर जब जवाबी कार्रवाई की गई तो उसमें ये तीनों आरोपी घायल हो गए। चाहे आर्थिक जगत हो या विज्ञान जगत, नए भारत के युवा हर क्षेत्र में पहचान बना रहे हैं। एशिया कप की बात की जाए तो फाइनल में भारत ने श्रीलंका पर ऐतिहासिक जीत हासिल की है। जीत की खुशी में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह ग्राउंड कर्मचारियों पर मेहरबान हो गए। उन्हें लाखों करोड़ों की राशि मुहैया कराई जा रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। एशिया कप के फाइनल में भारत के ऐतिहासिक प्रदर्शन ने सभी को चौंका दिया। कोलंबो में खेले गए फाइनल मुकाबले में जहां श्रीलंका की टीम 50 रन पर ढेर हो गई, वहीं भारत के ओपनिंग बल्लेबाज शुभमन गिल और ईशान किशन ने मैच जीत के साथ खत्म कर दिया। कहा जाता है ना किसी काम को सफल बनाने के लिए की गई मेहनत पर्दे के पीछे छिप जाती है। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह की ओर से किया गया ऐलान इसी ओर इशारा करता है। उन्होंने मानसून सत्र के बीच कोलंबो और पालेकल में एशिया कप के लिए मैदान तैयार करने वाली टीम को $50,000 का इनाम देने की घोषणा की है।
जय शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि क्रिकेट के गुमगुनाम नायकों को सलाम। एशियाई क्रिकेट काउंसिल और श्रीलंका क्रिकेट को कोलंबो और कैंडी में समर्पित क्यूरेटर और ग्राउंड मैन के लिए 50,000 अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि की घोषणा करते हुए मुझे गर्व हो रहा है। उनकी कड़ी मेहनत ने एशिया कप 2023 को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई है। दमदार पिच से लेकर हरे भरे आउटफील्ड तक उन्होंने रोमांचक क्रिकेट एक्शन के लिए मंच तैयार किया। आइए उनकी मेहनत सेवाओं का जश्न मनाएं और उनका सम्मान करें। बता दें कि ग्राउंड कर्मचारियों के सम्मान में दी गई ये राशि लगभग 1,60,00,000 श्रीलंकाई रुपए के बराबर है। इतना ही नहीं, भारत के स्टार गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने भी अपना प्लेयर ऑफ द मैच ग्राउंड कर्मियों को गिफ्ट के तौर पर दिया। $5,000 की राशि देते हुए सिराज ने कहा कि इन सभी ने काफी मेहनत की है, यही खिताब के असली हकदार हैं। इनकी कड़ी मेहनत के बगैर यह टूर्नामेंट होना संभव नहीं था। बता दें कि एशिया कप 2023 की मेजबानी पाकिस्तान को करनी थी, लेकिन भारत पड़ोसी देश पाकिस्तान की धरती पर मैच खेलने का इच्छुक नहीं था। ऐसे में एसीसी को हाइब्रिड मॉडल पर टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसमें श्रीलंका को 9 मैचों की मेजबानी मिली। भारत पाक के बीच खेले गए मैच में हुई बारिश के दौरान भी ग्राउंड स्टाफ ने कड़ी मेहनत से कई बार पिच को ढका और खेल के लायक बनाए रखा। हाइब्रिड मोड में आयोजित हुई इस टूर्नामेंट में सभी मैचों पर बारिश का साया रहा। ग्राउंड स्टाफ की मेहनत की वजह से भारत का कोई भी मैच रद्द नहीं हुआ, इसलिए भारत की ओर से उनकी जमकर प्रशंसा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क और गूगल के को फाउंडर सर्गेई ब्रिन की पत्नी निकोल शनाहन के बीच अफेयर की चर्चा चल रही है। अफेयर की खबर का पता लगने के बाद सर्गेई ब्रिन का अपनी निकोल शनाहन के एलन मस्क से अफेयर की खबरें सामने आने पर दोनों अलग रहने लगे। इसी बीच सर्गेई ब्रिन ने जनवरी 2022 में तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। निकोल ने भी तलाक का विरोध नहीं किया। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि निकोल शनाहन और सर्गेई ब्रिन के बीच 2015 में डेटिंग शुरू की थी। इसी बीच निकोल प्रेग्नेंट हो गई, जिसके बाद निकोल और सर्गेई ब्रिन ने 2018 में शादी कर ली। शादी के 2 सप्ताह बाद ही निकोल ने एक लड़की को जन्म दिया, जिसकी उम्र अब 4 साल है। कोर्ट ने दोनों को लड़की की ज्वाइंट कस्टडी दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में एलन मस्क और निकोल शनाहन के संबंधों को लेकर दावा किया कि मस्क और शनाहन ने आपस में संबंध बनाए थे। इसके अलावा डेली मेल ने भी अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि दिसंबर 2021 में नियामी में आयोजित एक इवेंट में एलन मस्क और निकोल शनाहन एक दूसरे के करीब आ गए थे, लेकिन फिर दोनों अलग हो गए। तो वहीं अफेयर की खबरों के सामने आने के बाद एलन मस्क ने निकोल के साथ अफेयर की खबरों का खंडन करते हुए कहा कि वह और सर्गेई दोस्त हैं। वह निकोल से 3 साल में केवल 3 बार ही मिले हैं। इन मुलाकातों के दौरान कुछ भी रोमांटिक नहीं था। तो वहीं निकोल भी मस्क के साथ अपने संबंधों के दावों को खारिज कर चुकी हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि शनाहन के साथ अफेयर की खबरें सामने आने के बाद एलन मस्क ने घुटने पर बैठकर ब्रिन से माफी भी मांगी थी। ब्रिन ने मस्क को माफ कर दिया, लेकिन तलाक देने के फैसले पर अड़े रहे। इस अफेयर की वजह से दोनों की दोस्ती टूट गई। सर्गेई ब्रिन और निकोल शनाहन ने तलाक ले लिया है, लेकिन इस तरह के फैसले लेने से पहले उन्हें अपनी 4 साल की बेटी के भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। माता पिता के अलग होने से सबसे ज्यादा खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, AMV नेटवर्क। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही।